हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एस्पेक्ट्स में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के पॉइंट्स आपको इनेबल करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रैक्टिकल, और साथ साथ ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई आईटीसी होता क्या है, आईटीसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम उस चीज़ को समझेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आईटीसी, पूरे के पूरे ऑल द वे थ्रू द चैप्टर। अब एज्यूम करो कि आप एक सप्लायर हो, ठीक है। आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, और कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा। उस रॉ मटेरियल को आप अपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो और आगे जाके किसी रेसिपिएंट को बेच देते हो, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? टैक्स लाइबिलिटी आपकी यहां पर पार्टीज के आपस में नहीं होती कोई लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी होती है आपको जीएसटी देना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट में देखो पैसा देने की जो लाइबिलिटी है उसको टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूंगा तो आपको आपस में पार्टीज़ के बारे में नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सप्लायर है या रिसिपिएंट है। आरसीएम के केस के अंदर, आरसीएम के केस में टैक्स लाइबिलिटी रिसिपिएंट की बनेगी, और नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में सप्लायर की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। तो वेन एवर आई से टैक्स लाइबिलिटी, तो आपको यही याद रखना है कि गवर्नमेंट को जीएसटी देने की लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो ये आपका एक नॉर्मल सिनेरियो होता है कि भाई मान लो ये 100 रुपये का सामान बेच रहा है, उस पर 18 रुपये का जीएसटी लग गया। तो इसने बेसिकली किया क्या? इसने रेसिपिएंट से पैसा लिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है। तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी इसने इस तरीके से पूरी करी, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये देखो कि कॉम्प्लिकेशन यहां पर क्या आती है कि इसने जब ये रॉ मटेरियल खरीदा होगा इसको बनाने के लिए, लेट सपोज इसने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था, 50 रुपए का इसने रॉ मटेरियल खरीदा था, ठीक है। उसके ऊपर इसने जो भी काम किया उसको 100 रुपये तक पहुंचाया और उस पर जीएसटी लगा के आगे बेच दिया। तो 50 रुपये का जब इसने खरीदा होगा तो हो सकता है कि भाई 9 रुपये का इस पर जीएसटी पे किया हो इसने, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे इसने रेसिपिएंट से जीएसटी इकट्ठा किया है, वैसे ही इसके सप्लायर ने आपसे जीएसटी इकट्ठा किया होगा। तो आपकी जेब से 9 रुपये तो जा चुके हैं ना, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक 9 रुपये आपके पहुंच चुके हैं। अब आपको आपको 18 रुपये देने हैं सामने वाले से इकट्ठा करके। तो जब आप वो 18 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे होगे, तो जो 9 रुपये आपके पहले इनडायरेक्टली आपकी जेब से जा चुके हैं उनको आपको दोबारा नहीं देना है, ठीक है। तो यही होता है वैल्यू एडिड टैक्स, हो गया ना एक तरह से ये कि भाई जो आपने 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, उस 50 रुपए पे जो 9 रुपए का जीएसटी बनता है, इस पॉइंट पे गवर्नमेंट को उतना ही चाहिए। जैसे अब एक जर्नी होती है एक चीज़ की, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल था, ये यहाँ से चला, ये धीरे 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 चलते 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 यहाँ पर सप्लायर तक पहुँचा, ठीक है। यहाँ तक ये 50 रुपये का था, यहाँ पर ये 100 रुपये का हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पे 9 रुपये ले लिए। लेट सपोज 18% रेट है, तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पे 9 रुपये ले लिए, और जब ये 100 रुपये का हुआ तब 9 रुपये ले लिए, ठीक है। अब अगर ये क्रेडिट ना मिलता तो 9 रुपये गवर्नमेंट ने पहले भी ले लिए थे, अब गवर्नमेंट 18 रुपये भी ले लेती, तो यहां पर ये रेट इसका एक्स्ट्रा नहीं हो जाता, ये फालतू में नहीं बढ़ गया, यहां पर कास्केडिंग इफेक्ट हो गया कि भाई टैक्स के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, या ऑलरेडी टैक्सड चीज़ के ऊपर आपने दोबारा टैक्स लगा दिया, डबल टैक्सेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको आईटीसी नाम की चीज़ को बीच में डाल दिया गया कि जो 9 रुपये गवर्नमेंट तक पहले पहुंच चुके हैं इनडायरेक्टली, वो अब आपको दोबारा नहीं पहुंचाने। तो अब जब आप मुझे 18 रुपये दोगे तो भाई उसमें से ये 9 रुपये माइनस कर लेना और बाकी के मेरे को पैसे दे देना। तो भाई 9 रुपये की आपकी नेक्स्ट नेट टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी जब ये सप्लायर गवर्नमेंट को ये पैसा दे रहा होगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि सप्लायर की, हम एक बार फॉरवर्ड चार्ज की ही बात कर रहे हैं, कि सप्लायर की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, सप्लायर को सामने वाले से पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना है, बट वो पहले भी दे चुका है पैसा किसी को। तो जब वो गवर्नमेंट को वो सामने वाले से इकट्ठा करके देगा, तो जो उसने पहले पैसा दिया है वो उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो माइनस करके दे सकता है। दिस इज योर आईटीसी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेगा? आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दो पार्ट के अंदर। आपको दी होंगी क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में आपका आउटवर्ड सप्लाईज, आप उस आउटवर्ड सप्लाई में से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी सप्लाई टैक्सेबल है, कौन सी सप्लाई एग्जम्प्ट है, कौन सी सप्लाई आरसीएम में लग रही है, सब कुछ आइडेंटिफाई करोगे और आप अपनी एक टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे।
टैक्स लाइबिलिटी, वर्ड पे ध्यान देना कि आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई निकाल के आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे। फिर आप देखोगे आपका इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है, फिर आप देखोगे इनवर्ड सप्लाईज। आपको वही क्वेश्चन में दिया होंगे कि आप भाई आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए आप इनवर्ड सप्लाई लेते हो, और इनवर्ड सप्लाई काफ़ी टाइप की हो सकती है। इनवर्ड सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, कैपिटल इन नेचर भी हो सकती है। तो जितनी भी चीज़ों के ऊपर आपकी इनवर्ड में आप जीएसटी पे कर चुके हो इनडायरेक्टली, तो वो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा आईटीसी की अमाउंट, आपकी आईटीसी की अमाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट के अंदर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगी दैट विल बी आपका नेट, मैं बोल रहा हूं नेट टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपको गवर्नमेंट को जमा करानी है, जो कि एज अ सप्लायर यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपको गवर्नमेंट को जमा करानी है। और अगर मैं इनको नंबर्स में पुट कर दूं तो यहां पर इसकी बनती थी 18, पहले ये पे कर चुका था इनडायरेक्टली थ्रू हिज सप्लायर, कितना, 9 रुपए, अब इसकी बनेगी सिर्फ 9 रुपए। तो ये नेट टैक्स लाइबिलिटी है जो गवर्नमेंट को जाएगी। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब इसको और फर्दर डिटेल, ये तो था बेसिक, ठीक है। अब इसमें और फर्दर जाने के लिए हम आगे समझेंगे कि भाई देखो सेक्शन 16 हमारा सबसे पहले आएगा। सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है कि भाई एलिजिबिलिटी प्लस कंडीशंस, इनको मैं अलग अलग लिख रहा हूं एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, मैं आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इनवर्ड सप्लाई का किसी भी आउटवर्ड सप्लाई के साथ आईटीसी ले लोगे। देयर आर सम एलिजिबिलिटी, देयर आर सम कंडीशंस, उन कंडीशंस को अगर आपने फुलफिल किया है तो ही आप उस आईटीसी को ले पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर हम देखो दोनों चीज़ों को यहां पर करने वाले हैं। सेक्शन 16 नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा। आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर आपने पहले से समझ रखा था तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे। सेक्शन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है जो बात करता है एलिजिबिलिटी की, एंड सेकंड पार्ट आपका आता है जो बात करता है कंडीशंस की। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई एलिजिबल कब होगे कि आप आईटीसी ले भी सकते हो या नहीं, ठीक है। तो वो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। देखो एक बेसिक सी बात है, रजिस्टर्ड होगे तभी तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है इसीलिए तो आईटीसी लेना है। तो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, ये एक ऑब्वियस सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और दूसरा, जो आपने गुड्स, सर्विस या कैपिटल गुड्स लिया है उसको आप बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी बात आपकी आ गई कि आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए वो नहीं होना चाहिए। तो पर्सनल पर्पस के लिए आपका कोई भी चीज़ है तो आप उसमें आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो ये तो होगी आपकी एलिजिबिलिटी कि देखो ये चीज़ देखते ही हम कोई इफ एंड बट नहीं देखेंगे, सीधा चलो भाई आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, दोनों केसेस के अंदर। सेकंड पार्ट आपका आता है कंडीशंस। अब यहां जाएंगे हम थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। कंडीशंस के अंदर सबसे पहली बात तो आपकी आती है कि आपके पास ना इनवॉइस होना चाहिए, पोजेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस हो या कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपको अलाउड हो कि आप जिसके बेसिस पे आप जीएसटी आईटीसी ले सकते हो, वो जैसे मैं आपको अगर बुक में दिखाऊं तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, शुरू में बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये देखो सेक्शन नंबर 16 हमने स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बात करता है आपकी एलिजिबिलिटी पॉइंट नंबर 1 एंड कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो ये बेर एक्ट है, ये लैंग्वेज एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन है स्टडी मैट के अंदर, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर आ सकते हो। अब हमने देखो सबसे पहले हमने ये देख लिया एलिजिबिलिटी के 2 पॉइंट थे, पॉइंट ए एंड बी, कि रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में और बिजनेस पर्पज़ के लिए ही वो चीज़ उसने ली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कंडीशंस वाले पॉइंट पे। सेकंड पार्ट पे हम आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पर दिए हुए हैं कि डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो भाई आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या? इनवॉइस या फिर रिवाइज्ड इनवॉइस, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन केस ऑफ आरसीएम। देखो इनवॉइस चाहे आपके सप्लायर ने इशू किया हो या फिर इनवॉइस चाहे आपके रेसिपिएंट ने इशू किया हो, जिस केस में जो सप्लायर था वो अनरजिस्टर्ड था आरसीएम के केस के अंदर, ठीक है। डेबिट नोट
डेबिट नोट ऑब्वियस सी बात आपको पता है कि इन्वॉइस के बाद ही होता है, उसकी इन्वॉइस के अमाउंट को घटाने बढ़ाने के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज़ होता है, तो वो भी चलेगा, वैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक है। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, ये कस्टम्स में होता है, आपके सिलेबस का कस्टम्स वगैरह पार्ट नहीं है इस टाइम पे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द ISD, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपके लिए मच रेलिवेंट नहीं है। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, आप जो पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, बिल ऑफ सप्लाई कहीं नहीं आ रहा। तो भाई बिल ऑफ सप्लाई बेसिकली कौन करता है, जो कि या तो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है। तो ऐसे लोग बिल ऑफ सप्लाई रेज करते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम है वो ITC वैसे भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या हुआ, आपका इनवॉइस, चाहे वो सप्लाई ने रेज किया हो चाहे वो रिसिपिएंट ने, RCM के केस के अंदर आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो कि उसके अगेंस्ट ही होता है, आपका सप्लाई इनवॉइस के अगेंस्ट ही आपका रेज किया जाता है। उसके बाद आपका बिल ऑफ एंट्री और किसी कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपका वहाँ पर किया है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई उसमें कितना टैक्स चार्ज जो है वो लिखा होना चाहिए, कौन सा गुड्स है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही रेट डिसाइड होता है। ठीक है। टोटल वैल्यू क्या है सप्लाई की, GSTIN नंबर कि भाई कौन सप्लायर है एंड कौन रेसिपिएंट है, और प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही आप डिटरमाइन करते हो कि उस पर IGST लगेगा या फिर CGST और SGST लगेगा। तो ये सब चीज़ें उसी बेसिस पे डिफाइन होती है, इसलिए वो चीज़ भी वहाँ पर मेंशन होनी ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपने कोई फ्रॉड किया था, ठीक है, और उस केस के अंदर आपकी टैक्स की कोई डिमांड बन गई और आपको वो टैक्स पे करना पड़ गया, तो उसको आप एज एन ITC बाद में नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो पहले ही गलत तरीके से आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, आपको पे करना पड़ गया। तो अब ना बाबा ना, अब ITC आपको नहीं मिलेगा, आउटवर्ड टैक्स आपको जितना बनता है पूरा का पूरा आप पे करके चलोगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले हमने देख लिया कि इनवॉइस हमारे पास होना चाहिए, इनवॉइस की जगह पे क्या क्या हो सकता है वो भी देख लिया, इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए वो भी देख लिया। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया है कवर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो डिटेल्स हैं वो अपलोड होनी चाहिए। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर किस तरीके से बस आपका काम होता है कि जो एक फॉर्म भरता है, देखो आपका ये सप्लायर है और ये आपका रेसिपिएंट है। ठीक है। तो अगर आप रेसिपिएंट हो, ठीक है, मैं रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ एक बार, कि जो आपका सप्लायर होगा जिससे आपने वो सामान लिया था, जिसको आपने GST पे किया था गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए, ठीक है, वो आपका GSTR में फॉर्म भरेगा। ठीक है। GSTR 1 भरेगा वो, ठीक है, या फिर अमेंड करना होगा तो 1A भरेगा। ठीक है। या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई इतना मेरा GST आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो वहाँ से गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि भाई हाँ, इतना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इसने जो GST पे किया है वो मेरे पास आ चुका है। अब इसके बेसिस पे ही ये यहाँ पर आपका GST का जो ITC है वो ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, वो ऑटो जनरेटेड होती है, वो आपको भरना नहीं होता 2A के अंदर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने मान लो किसी से सामान खरीदा, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने GST पे किया, ठीक है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचवाने के लिए। तो जिसने वो गवर्नमेंट तक GST पहुंचवाया है या पहुंचाना है, वो रिटर्न भरेगा अपनी। उस रिटर्न के अंदर वो मेंशन करेगा कि भाई इतनी सप्लाई मेरी हो चुकी है, और वो उस सप्लाई उस रिटर्न के बेसिस पे GSTR 2A के अंदर वो चीज़ अपलोड होएगी, और वहाँ पर आप उसको देख सकते हो कि ठीक है भाई इतनी सप्लाई, यानी कि इतना मेरा एलिजिबल इनपुट टैक्स रेट बन चुका है जिसको मैं ले सकता हूँ। तो वो जो इस फॉर्म के अंदर सबमिट कर चुका है आपका सप्लायर, उसी अमाउंट का आप GST क्लेम कर सकते हो एज ITC। तो ये एक कंडीशन है आपकी। तो भाई सबसे पहले आपकी इनवॉइस हो गया। दूसरा आपका ये हो गया कि आपका जो सप्लायर है उसने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी हो, जो कि आपके 2A के अंदर आपको दिख गई हो, तो उसके बेसिस पे आप ITC यहां पर ले सकते हो। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहां पर आता है कि भाई रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई आपको गुड्स या सर्विसेज अपने पास, सर्विसेज आपको लेनी है या फिर आप तक गुड्स आने चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे आप ले सकते हो। वरना लोग क्या करेंगे यार, वो कहेंगे यार मेरे नाम का इनवॉइस रेज कर दे, मैं ITC ले लूँगा। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। आपने अगर आपके गुड्स आपने खरीदे हैं तो आपके पास वो गुड्स आ जाने चाहिए। आपने कोई सर्विसेज ली है तो एक्चुअल में वो सर्विसेज आपने ली हो। इनवॉइस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस चीज़ का वो इनवॉइस है, वो इनवॉइस चाहे आपका
जो वो इन्वॉइस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो या तो आपका गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, तो वो जो गुड्स या फिर वो जो सर्विस है वो आपको मिली होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप ले पाओगे। अब इसका एक आपको और डिटेल में बताऊं, जैसे गुड्स की मैं बात करूं, गुड्स का कई बार क्या होता है कि आप लॉट्स में रिसीव करते हो, ठीक है। आपने कोई लेट सपोज किसी केमिकल के लिए आपने डील की, ठीक है, और आपने उसको बोला कि भाई ये केमिकल मुझे चाहिए। सामने वाले ने बोला कि भाई हमारी प्रोडक्शन थोड़ी सी स्लो है, तुम पेमेंट कर जाओ, लेकिन जो है हम लॉट में आपको 5 लीटर एक बार में ही दे सकते हैं। आपको अगर 25 लीटर चाहिए तो वो आपको 5 लॉट्स में अलग अलग करके मिलेगा। तो आप इसका जीएसटी कब क्लेम करोगे? जो हमने रिसीव्ड वाला पॉइंट देखा, तो भाई इसका जीएसटी क्लेम करने की एलिजिबिलिटी इस 25 लीटर की, आप ऐसा नहीं करोगे कि 5-5 लीटर का बार बार करते रहोगे, प्रोपोर्शनेट करोगे, इतना नहीं कोई घुस रहा कैलकुलेशन के अंदर। आपको पूरे के पूरे 25 लीटर का क्लेम कर सकते हो आप, लेकिन पूरे 25 लीटर का आप तभी कर सकते हो जब आपका फाइनल लॉट, जो आपका 5th लॉट होगा, वो जब आपको रिसीव हो जाएगा तब। अब ये बन सकता है आपका एमसीक्यू वाला पॉइंट, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि यार यही सेम पॉइंट इसी सेम मैनर में है कि 5 लीटर 5 लॉट्स के अंदर आया उसके पास, यानी 25 लीटर आया, तो और हर महीने आया मान लो, तो आपसे पूछेंगे कि यार दूसरे महीने में कितना जीएसटी क्लेम कर सकता हूँ। तो कंफ्यूज होकर कुछ लोग कर सकते हैं कि यार पहले महीने में 5 लीटर, दूसरे महीने में 5 लीटर, ये तो हो गया 10 लीटर। 10 लीटर का पूरे एंटायर जीएसटी से डिवाइड करता हूँ, इसका प्रोपोर्शनेट निकालता हूँ और मैं कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड में घुसना ही नहीं है। आपके लिए सिंपल सा एक ईजी सा पॉइंट है कि सब कुछ भूल जाओ। आपको बस ये देखना है कि मेरे पास 25 लीटर पूरा का पूरा कब आया। जिस महीने में पूरा 25 लीटर आया, उस महीने में पूरे 25 लीटर का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखना है इसको यार, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। तो एक कंडीशन क्या होगी कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन को भी देख लेते हैं भाई। आपने एक सप्लाई पढ़ी होगी कहीं पे, बिल टू शिप टू सप्लाई, बिल टू शिप टू मॉडल। नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेसिकली ओवरव्यू देता हूँ कि वो चीज़ होती क्या है। मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। बी बैठा है दिल्ली में, ठीक है, ए बैठा है हरियाणा में, ठीक है। बी ने ए को बोला कि भाई मुझे तेरे से 100 kg कुछ भी कोई रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में बी के पास आया सी से एक ऑर्डर, ठीक है। बी के पास आया सी से एक ऑर्डर कि भाई मुझे 100 kg वही वाला मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब बी ने क्या कहा, और ये सी जो था ये था आपका हरियाणा का ही। तो भाई सी ने बोला कि यार खामखा में ये माल पहले दिल्ली आएगा, ठीक है, फिर ये मैं दोबारा हरियाणा भेजूंगा, इतने में नहीं पड़ते। बी ने सी को फ़ोन घुमाया और बोला कि भाई मेरे पास सी का एक ऑर्डर आ रखा है, तेरे घर के पास ही है, तू ना सीधा उसी को दे दे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये तो है बिल टू, ठीक है, और ये इंसान है शिप टू, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी इसमें कि इनवॉइस। तो इनवॉइस बिल टू का क्या मतलब हुआ, इनवॉइस। तो इनवॉइस किसके नाम पे बन रहा है, इसी के नाम पे बन रहा है, बी के नाम पे। देखो सेल यहां पर दो है, एक सेल है जिसमें ए बी को बेच रहा है, दूसरी सेल है जिसमें बी सी को बेच रहा है। एक ए जो इनवॉइस रेज करेगा वो बी के लिए करेगा, बी जो इनवॉइस रेज करेगा वो सी के लिए करेगा। ये दोनों सेपरेट सेल है, ये हो गई एक सेल, ये हो गई दूसरी सेल। हम इनको फालतू में मिलाएंगे नहीं। तो भाई यहां पर जो हमारा कंडीशन था, हमने जो कंडीशन थी हमने पढ़ी थी कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए थी। तो टेक्निकली देखा जाए तो बी के पास गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, गुड्स रिसीव सी के पास हुए हैं। बट इन दिस बिल टू शिप टू मॉडल, इसके अंदर बी ही आईटीसी उसका क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस टेक्निकल एस्पेक्ट वर्क्स, इसको अलग से क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। तो बिल टू शिप टू मॉडल को आप अलग से लेके चलोगे। तो अगर रिसिप्ट ऑफ गुड्स के अंदर मैं आपको बात बताऊं तो हमने देखो यहां पर 2 पॉइंट समझे हैं। पहला पॉइंट हमारा था कि भाई लास्ट, अगर गुड्स की बात हो रही है तो लास्ट लॉट जब रिसीव होगा उस टाइम पे आप इसका आईटीसी ले पाओगे। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा इसके अंदर बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल, जिसको आपको याद रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं।
ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। पहला पॉइंट हमारा था पोजेशन ऑफ इनवॉइस, दूसरा था कि भाई डिटेल्स अपलोड कर दी होनी चाहिए, आपके सप्लायर ने नहीं करी है तो उसको बोलोगे भाई अपलोड कर दे यार, मुझे आईटीसी लेना है, तो वो चीज़ हो जानी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास आती है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि भाई जो डिटेल्स हैं वो कम्युनिकेटेड होना, ये जो पॉइंट मैंने आपको एक साथ बता दिया ये उसी का पार्ट है, डिटेल्स कम्युनिकेटेड, कि भाई जीएसटीआर 1 में तो उसको उसने भर दिया हो और 2A में उसके पास कम्युनिकेट हो गया हो तो उसका वो आईटीसी ले सकता है। ये पॉइंट हम अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई जो टैक्स है जो इस पर लगा है, टैक्स लेविएबल इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। तो जो आईटीसी का अमाउंट आप ले रहे हो वो गवर्नमेंट तक पहुंच गया है, ये भी एक कंडीशन है, इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। अब इसके अंदर देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है, बड़ी फालतू सी बात है वैसे तो देखा जाए तो, बट इसको ध्यान से समझने की बात है। क्या है कि क्या आप वेट करोगे, मतलब अभी तक हमने जितने पॉइंट देखे, ठीक है, क्या आपको कहीं लगा कि क्या आप वेट करोगे कि भाई गवर्नमेंट तक एक्चुअल में पैसा गया है कि नहीं गया है उसके बाद मैं लूँगा? आप देखो प्रोविजनली ले सकते हो। ठीक है, इसने अपनी सप्लाई रिटर्न भरी है, पेमेंट नहीं करी है, बट इसने जो सप्लाई भर दी टू जीएसटीआर 1 और 1A के अंदर इसने दिखा दिया, ठीक है, और आपके 2A में आ गया, तो आप उसके बेसिस पे प्रोविजनली चाहो तो उसके अंदर आप अपना आईटीसी ले सकते हो। और बाद में अगर पता चला कि यार पेमेंट के टाइम पे उसने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट के टाइम पे पेमेंट का टाइम एक्सीड हो गया, पेमेंट के टाइम पे उसने पेमेंट नहीं करी है और आप आईटीसी ले चुके हो, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखो तो इसमें क्या पॉइंट बने दो। पहली बात तो कि प्रोविजनली यू आर अलाउड टू टेक आईटीसी, प्रोविजनली ITC can be claimed। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि अगर वो एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई, जीएसटी नॉट पेड, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और यहां पे बात खत्म नहीं होती, मान लो उसने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो आप आईटीसी रिवर्स कर दोगे, लेटर ऑन उसने पेमेंट कर दी तो आप दोबारा फिर उसको आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। रिवर्स कैसे करते हो, आप उसको अपनी दोबारा जितना आपने क्रेडिट लिया था उतने क्रेडिट की अमाउंट से आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपनी बना दोगे, ठीक है, और रिवर्स करते टाइम दोबारा आईटीसी ले लोगे कि ठीक है अब आप उसके लिए ले सकते हो, आप हकदार हो गए हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेमेंट के टाइम तक आपको टाइम दे रही है कि कोई बात नहीं यार ले लो, तुम कर दोगे मुझे पता है, बट नहीं, तुमने तो नहीं किया, आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं की जीएसटी को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट नहीं की, बट आपने उसका आईटीसी ले लिया था। तो फिर कहेंगे कि भाई देख तेरा बंदा ढंग का नहीं निकला, काम का नहीं निकला, उसने पेमेंट नहीं करी है, तू आईटीसी ले चुका है, आईटीसी को रिवर्स कर, मुझे नहीं पता। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि रिसिपिएंट को ही जिम्मेदार बना देंगे वो, और रिसिपिएंट उसके पीछे पड़ा रहेगा कि भाई तू जीएसटी पे कर दे यार, मुझे आईटीसी लेना है। तो सप्लायर के पीछे पड़ा रहेगा कि जीएसटी पे कर दे, मेरे को आईटीसी लेना है। अगर वो सप्लायर ऐसा है जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता तो उसकी मार्केट में इमेज भी खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के चलते वो करता भी रहेगा उस चीज़ को ढंग से। तो यहाँ पर जीएसटी अगर नॉट पेड तो आईटी रिवर्सल, और फिर इतना पीछे पड़ने के बाद, आप पीछे पड़े उसके, आपने खूब बोला और एक्चुअली उसने फिर जीएसटी पे कर दिया, तो आप दोबारा फिर जो रिवर्स किया था उसको अगेन आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो लेटर ऑन। ठीक है, तो यहां पर आपके ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं, कंडीशंस यहां पर आपकी कंप्लीट हो गई है कि ये कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है। एक कंडीशन और है पेमेंट की, कि आपको पेमेंट करना है, आपने जो सामान खरीदा है उसकी भाई आप भी तो पेमेंट करोगे। ठीक है, पेमेंट, तो जो पेमेंट वाला पॉइंट है कि आपने जो सामान खरीदा तो पेमेंट का टाइम आपको दिया जाता है। देखो यहाँ पर हमने पेमेंट की कोई बात नहीं करी, हमने देखा आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, हमने देखा सप्लायर ने वहाँ पर अपलोड कर दिया हो, इसमें कोई पेमेंट की कंसिडरेशन नहीं थी, आपके पास गुड्स आ गए हों, पेमेंट की बात यहाँ भी नहीं हुई। ठीक है, डिटेल्स आपके पास आ गई हों, नो पेमेंट की बात, जीएसटी की पेमेंट की बात हुई थी, बट आपने जो गुड्स खरीदी है उसकी पेमेंट, उसकी कंप्लीट पेमेंट, तो भाई वो जो पेमेंट है वो प्रोवाइडेड कि आप एटलीस्ट 180 डेज में तो कर दो यार प्लीज़, इससे ज़्यादा लेट मत करना।
कि आपने, भाई आपके पास इनवॉइस भी आ गया, आपके पास गुड्स भी आ गया, आपने आईटीसी क्लेम भी कर लिया, अब क्या दिक्कत है भाई, कब तक लटकाओगे? 180 दिन इज़ अ फेयर बिजनेस साइकिल, कि चलो ठीक है आपका नॉर्मल बिजनेस है जो थोड़ा बहुत उधार पे चलता रहता है, बट 180 दिन में तो करोगे ना यार, आधा साल हो गया पूरा का पूरा। तो उस केस के अंदर आपको ये चीज़ कही जाती है कि 180 दिन तक अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो एक तरह से मान लिया जाएगा कि यार आपकी वो सेल नकली थी, आपने इनवॉइस बस यूज़ किया था आईटीसी लेने के लिए, सेल एक्चुअल में थी ही नहीं वो। ठीक है, तो 180 दिन आपको दिए जाते हैं, 180 दिन में आपने पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं करी तो उस केस के अंदर आपको फिर जितना आईटीसी आपने लिया था, अगेन वही चीज़ आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको वही आईटीसी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी और आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है आपकी। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं कि किन केसेस के अंदर ये जो आईटीसी है ये आपको पेमेंट की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। देखो बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, एक तो आपका आता है आरसीएम वाला पॉइंट कि आरसीएम पे टैक्स की लायबिलिटी ही आपकी बनती है। ठीक है, दूसरा आपने पहले चैप्टर में याद करना चीज़ पड़ी थी डीम्ड सप्लाई, कि भाई बिना कंसिडरेशन के थी, डीम्ड कंसिडरेशन थी ही नहीं तो दोगे कैसे? गवर्नमेंट ने उसको डीम्ड करके सप्लाई बना दिया, अब आप क्या ज़बरदस्ती थोड़ी पेमेंट करोगे? जिसकी कंसिडरेशन बनती ही नहीं थी, आपको देनी ही नहीं थी कभी, बट गवर्नमेंट ने फिर भी बोल दिया कि कंसिडरेशन ना भी हो तब भी सप्लाई बनेगी। तो भाई ऐसी किसी सप्लाई के लिए कि जहाँ पे आपकी ये आपकी डीम्ड सप्लाई थी, कंसिडरेशन कभी पार्ट थी ही नहीं उस सप्लाई का, तो ऐसी चीज़ पे 180 दिन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको कि ये चीज़ पूछी कैसे जाती है आपसे। एग्जाम के अंदर आपको दे सकते हैं कि भाई आरसीएम की चीज़ थी, आरसीएम में जैसे मान लो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई आरसीएम में ये परचेज इस बंदे ने करी है, इसने उसका आईटीसी ले लिया, लेकिन इसने पेमेंट नहीं करी 180 दिन के अंदर, तो क्या आप उसको रिवर्स कर दोगे? तो आंसर इज नहीं। आप साफ बोलोगे कि भाई वैसे तो, अब आप इसको आंसर को ड्राफ्ट कैसे करोगे कि वैसे तो पेमेंट 180 दिन में हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम यहां पर आरसीएम में डील कर रहे हैं तो रिसिपिएंट खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए, तो भाई उसने पैसे गवर्नमेंट को दे दिए हैं। ठीक है, अब वो बिल भी खुद ही बना रहा है, तो इस केस के अंदर आपको यहां पर ये जो कंडीशन है 180 दिन की, ये अप्लाई नहीं होती। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो डीम्ड सप्लाई थी, शेड्यूल 1 के अंदर थी, या आपको सप्लाई दी होगी, आपको खुद जज करना पड़ेगा कि वो डीम्ड सप्लाई में तो नहीं आती थी। 180 दिन कंडीशन मैं इस पर लगाऊं कि ना लगाऊं, दिस इज द ओनली ट्रिकी पार्ट्स। बाकी देखा जाए तो देखो आपको मैंने दिखाया कि बड़े प्लेन वनीला नॉर्मल पॉइंट्स थे कि यार एलिजिबिलिटी सबसे पहले देखो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, बिजनेस पर्पज है कि नहीं है, इनवॉइस आया, डिटेल्स अपलोड हुई कि नहीं हुई, गुड्स आए कि नहीं आए, डिटेल्स आई कि नहीं आई, गवर्नमेंट को जमा कराया कि नहीं कराया, कितनी बेसिक बातें थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है कि भाई यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इसको आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ पर इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लगा लो कि इधर आपको ध्यान रखना है कि भाई आरसीएम के केस के अंदर 180 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, डीम्ड सप्लाई के केस में 180 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। और एक और पॉइंट है आपका जिस पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, वो आपका था आरसीएम से हटके ये वाला, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लाइबिलिटी। ठीक है, इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीइंग इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो बेसिकली लाइबिलिटी जो थी वो सप्लायर की थी, रिसिपिएंट ने अपने बिहाफ पे खुद कर दिया। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, उसमें जो इस सप्लाई का जो पार्ट था 100 रुपये की कोई चीज़ थी, प्लस 20 रुपये उसका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस था। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी। ठीक है, लेकिन सप्लायर ने बोला कि भाई तू पे कर दियो, ठीक है, और मुझे ये पैसे मत दियो। तो वैसे तो बिल बनता 120 रुपये का, बट क्योंकि ये 20 रुपये रिसिपिएंट ने खुद पे किए तो बिल जो है वो रह गया 100 रुपये का। तो ये जो 20 रुपये वाला जो पार्ट है वो ऑफिशियली सप्लायर को नहीं भी पे किया गया तो भी हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपिएंट ने पूरी कर दी है, जेब से रिसिपिएंट के चले गए हैं। अब रिसिपिएंट देखो, रिसिपिएंट डायरेक्टली सप्लायर को देता, सप्लायर ट्रांसपोर्टर को देता, जा तो रिसिपिएंट की जेब से ही रहे थे। यहां पर बस हुआ यह है कि रिसिपिएंट ने सीधा ट्रांसपोर्टर को दे दिया और वहां उतनी अमाउंट से उसको बिल कम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो जो कम अमाउंट वो पे करेगा उसको हम इसमें नहीं गिनेंगे, उसको रिवर्स नहीं करेंगे। कितनी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये। तो देखो आपके यहाँ पर क्या क्या 3 पॉइंट थे कि भाई ये साफ साफ यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया आपको
कि भाई एक्सेप्शन क्या क्या है, कि भाई विद इन 180 डेज के अंदर अंदर कि ये जो कंडीशन है ये इन 3 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन और एडिशन। तो इन चीज़ों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अब देखो इसके अंदर कुछ देखने छोटे छोटे एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या क्या हैं आपके पास। इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड, यहां पर मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, डेप्रिसिएशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो भाई आपने कोई कैपिटल गुड्स लिया, मान लो 1 लाख रुपए की आपने कोई मशीन ली, ठीक है, उस पर जीएसटी लगा था आपका 18,000 रुपये का, टोटल बिल इनवॉइस जो बना आपका वो बना 1,18,000 रुपये। आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, इस इनवॉइस की पूरी अमाउंट को उठाया और इसको डाल दिया एसेट में, ठीक है, और जब इस पे जीएसटी लगाया, ठीक है, मान लो इस पे, सॉरी जीएसटी बोल रहा हूँ, इस पे जब डेप्रीसिएशन लगाया उसने, जब उसने डेप्रीसिएशन लगाया इस पे, तो उसने पूरी 1,18,000, लेट्स सपोज 10% का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन था, तो उसने भाई 11,800 ये अमाउंट वहाँ पर डेप्रीसिएशन में डाल दी, इसी का 10% इसने ले लिया, मतलब कि इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। तो हुआ क्या, देखो कि भाई आपके एक्सपेंस बढ़ गए, आपकी इनकम कम हो गई, ठीक है, टेक्निकली यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसका जो आपका इनकम के ऊपर जो बेनिफिट आपने उठाना था वो बेनिफिट आपने उठा लिया। तो अब आप इसको ये नहीं कर सकते कि भाई मैं डेप्रिसिएशन भी ले लूँ, मैं अपना एक्सपेंस बढ़ा के दिखा दूँ और मैं आईटीसी भी ले लूँ, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको आईटीसी लेना है तो आप बुक्स में एज एन एसेट उसको 1,00,000 रुपए का दिखाओगे और डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 10,000 रुपए का लगेगा, ना कि 11,800 रुपए का लगेगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपने डेप्रिसिएशन 10,000 का ही क्लेम किया था तो आप पूरे 18,000 रुपए का आईटीसी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 11,800 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, यानी जीएसटी कंपोनेंट पे भी आपने डेप्रिसिएशन ले लिया था, तो आप उस अमाउंट का आईटीसी नहीं ले सकते। और आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपको दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, या तो डेप्रिसिएशन ले लो या फिर आईटीसी ले लो, दोनों नहीं ले सकते आप। अब वो देख लेना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया होगा, आप देख सकते हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई इसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर, तो भाई आप उसको आईटीसी लेने से मना कर दोगे। ये आपको इस तरीके से आंसर करके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट बनता है यहाँ पर टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। भाई आईटीसी जो है आपको कब तक अवेल करना है। आई होप ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ओ ये क्यों मिटा दिया, कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न फाइलिंग, सॉरी टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी, कि इस साल का जो आपका आईटीसी है वो आप मैक्सिमम कब तक आप क्लेम कर सकते हो, कब तक आप उसको ले सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आज आपने कोई चीज़ रॉ मटेरियल खरीदा है, आप सेल ही नहीं कर रहे हो, आपने 1 साल 2 साल 3 साल कोई सेल ही नहीं करी, और तीसरे साल आप जाके बोल रहे हो कि अब मैं सेल कर रहा हूँ और मैं उस टाइम की अमाउंट का जीएसटी यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पर बेसिकली आपको टाइम लिमिट दी गई है कि आपको 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो भाई किस तरीके से कि ये मान लो आपने जो परचेज़ किया था, रॉ मटेरियल जो आपने परचेज़ किया था वो आपने किया था अप्रैल से लेके मार्च 2025 के बीच में, ठीक है। तो इस पीरियड का जो आपका आईटीसी है वो आप कब तक क्लेम कर सकते हो, कि इस साल के जो ये 2025 एंड होगा उसके बाद के या तो नवंबर तक, उसके बाद के या तो 30 नवंबर तक, या फिर रिटर्न जो आप भरते हो, एनुअल रिटर्न जो आप भरते हो
उस वो रिटर्न भरने तक, तो उनमें से अगर आपने रिटर्न मान लो 30 नवंबर से पहले भर दी, तो आप उस रिटर्न के टाइम तक आप मेक श्योर कि आपने जितना आईटीसी पेंडिंग पड़ा था आपने वो क्लेम कर लिया है। तो उसको आप वहाँ से उससे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते, या फिर आपका 30 नवंबर तो है ही, अगर आपने रिटर्न नहीं भी भरी है तो भी। तो प्रैक्टिकल, अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि आपके पास मान लो कंसल्टेंसी के लिए कोई आया है और वो आपको बता रहा है कि भाई मैं रिटर्न भरने जा रहा हूं, तो पहले चेक कर लो कि भाई आपका कोई आईटीसी पिछले साल का पेंडिंग तो नहीं बचा हुआ। तो रिटर्न भरने से पहले मेक श्योर कि वो चीज़ आप पे कर दो, उसके बाद ही आप वहाँ पर रिटर्न भरो। या फिर 30 नवंबर हो गया तो देखो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ वैसे ही लैप्स हो जाएगी, तो आपका आईटीसी बेसिकली लैप्स हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईटीसी ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट इशूड इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड एनी टाइम। कभी भी ले सकते हो, किसी भी महीने आप ले सकते हो टिल 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर का अगर है तो जैसे जो मैंने आपको बताया कि भाई तो ये तो आपका 2025 चल रहा है, अप्रैल मार्च, उसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा आपका अप्रैल 2025 से लेके 2026। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो नवंबर है, जो ये जो है सक्सीडिंग, इसके बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर का जो नवंबर है या रिटर्न फाइलिंग की डेट है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो फॉल कर रही है, तो उस डेट तक ही आप अपना आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज वो आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई ये वाली बात। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन। ये इसी का एक्सटेंशन है, हम टाइम लिमिट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी पॉइंट पे हैं और इसी पॉइंट को और फर्दर हम देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, मान लो किसी भी पॉइंट पे ये आपका फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च तक। ठीक है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ भी आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दी, तो आपको बोल दिया गया कि भाई यहाँ से अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रखा था। ठीक है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका रजिस्ट्रेशन जो था वो कर दिया गया रिवोक, कि अब आप रजिस्टर्ड इस पॉइंट के बाद नहीं माने जाओगे। ठीक है, एंड लेटर ऑन आपको वो रजिस्ट्रेशन इस पॉइंट के बाद वापस कर दिया गया, सॉरी आपको रजिस्ट्रेशन किया गया कैंसिल। पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया गया कैंसिल कि भाई एक इस पॉइंट के बाद यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, और वो कैंसलेशन जो थी आपकी वो इस पॉइंट पे आके आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स यहाँ पर बीत गए और आपको वो चीज़ कर दी गई रिवोक कि भाई अब आप कैंसल्ड नहीं हो, अब आप दोबारा रजिस्टर्ड पर्सन बन चुके हो। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ तक तो आप अपना जो आईटीसी है वो लेते आ रहे थे। ठीक है, इस पीरियड में सेल भी आपने करी होगी और आपने परचेज भी करी होगी। ठीक है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है इस पीरियड का आप आईटीसी नहीं ले पाए होगे, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी से ही बाहर थे, आप रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं थे, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो रखा था। बट जैसे ही रजिस्ट्रेशन की जो कैंसलेशन थी वो रिवोक हो गई, तो अब आप फिर से रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो अब आप आईटीसी ले सकते हो। तो इस पॉइंट के अंदर जैसे ही आपका रिवोक होगा, तो एक लॉ कहता है कि आपको रिवोकेशन के बाद विद इन 30 डेज आपको एक रिटर्न भरनी होती है। ठीक है, कि जो आपका कैंसल्ड पीरियड था उस पीरियड में आपने क्या क्या सेल परचेज करी, जो भी चीज़ें करी, उसकी आपको रिटर्न भरनी होती है। तो अगर वो चीज़ आपने भर दी, अगर वो 30 डेज में आपने वो काम कर दिया, तो इस पीरियड का भी आप अपना फिर आईटीसी इस पीरियड के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अलाउ कर दिया, बस एक 30 डेज की आपके ऊपर टाइम लिमिट यहाँ पर लगा दी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिटर्न्स की अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलना चाहिए। इसके सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये था इस वीडियो के अंदर। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि भाई आईटीसी हमने देखो क्या क्या देखा इसमें, कि आईटीसी एक्चुअल में होता क्या है।
पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे समझा सप्लायर और रिसिपिएंट को लेके, आगे का पीछे का जो भी है। टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है कि भाई सप्लायर अगर गवर्नमेंट को पैसे उसको जमा कराने हैं तो वो है उसकी जीएसटी लाइबिलिटी। हाँ, वो पीछे से माइनस करके जमा कराएगा तो वो नेट टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। तो वो चीज़ हम समझ चुके हैं। फिर हमने देखा कि इस पूरे सेक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो भाई सेक्शन 16 है हमारे पास। एलिजिबिलिटी देखेंगे, पहला स्टेप है। एलिजिबिलिटी देखते ही हम या तो बाहर कर देंगे, नहीं तो जब हम घुसेंगे तो फिर अब हम आगे कंडीशंस को देखेंगे। और कंडीशन देखो बहुत आसान है। अब इनवॉइस होना चाहिए, डिटेल्स आपको देखो, अगर मैं और शॉर्ट में बताऊं यहाँ पर, तो आपके पास बिल्कुल ही क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आपको इनवॉइस का पॉइंट देखना है कि इनवॉइस आपके पास आ जाना चाहिए। दूसरा देखना है आपको रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स कि आपको गुड्स रिसीव होने चाहिए। सब्जेक्ट टू आपका बिल टू शिप टू हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और गुड्स के केस में आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों, ठीक है। और गुड्स के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई लास्ट लॉट जब आपके पास रिसीव होगा उसको हम रिसिप्ट ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। टैक्स उस पर पे कर दिया गया हो, टैक्स पे कर दिया गया हो, रिटर्न फाइल कर दी गई हो, रिटर्न फाइल्ड, और आपकी जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के अंदर सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हैं, इन चीज़ों के अंदर अराउंड ही सारे के सारे आपके टॉपिक्स घूमेंगे। पूरा का पूरा ब्रीफली मैंने आपको ये समझा दिया है। एक बार अगर आप स्टडी मेट से यहाँ पर नज़र मारेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मली आगे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है सेक्शन नंबर 17 पे। इसके बाद इस चैप्टर को मैं 3 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा, आने वाली 2 वीडियोज़ प्लस उसके बाद आपको क्वेश्चंस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ढंग से डिस्कस करेंगे साथ साथ, ताकि आप बैठ के उसको सॉल्व कर सकें, उसको अच्छे से समझ सकें। बाद में तो देखो आपकी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट में मैं आपको कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा। इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।